हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्टीरियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्टीरियस किशोर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का चैप्टर 2 होगा, पार्ट 2 होगा। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। यही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, स्किप करके वीडियो को न देखें। यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको यही पता चलेगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार और साल्ट मीन्स लवण या नमक। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अम्ल किसे कहते हैं, इसका गुणधर्म बताएं। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो अम्ल का आंसर क्या हो जाएगा? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाता है। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे में आपका क्या हो गया? नींबू का रस। अर्थात सभी खट्टे पदार्थ। अब क्या कह रहा है कि इसका गुणधर्म लिखें। अम्ल किसे कहते हैं? तो आपको पता चल गया, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अब क्या है कि इसका गुणधर्म लिखना है, तो लिखिए गुणधर्म। इसका गुणधर्म अम्ल क्या है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाता है। इसका गुणधर्म निम्नलिखित है। फर्स्ट स्टेप यही है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है आपका, यह वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। थर्ड स्टेप आपका ये है, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और लास्ट है आपका, यह धनायन होता है। कैसा होता है? धनायन, यानी कि प्लस होता है। तो आशा करते हैं कि आपका अम्ल किसे कहते हैं इसका गुणधर्म आपको पता हो गया होगा। अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाता है। जैसे कि नींबू का रस आपका क्या है? खट्टा है, एसिड है। नेक्स्ट है आपका, इसका गुणधर्म निम्न है। इसका गुणधर्म में क्या है कि यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, यह धनायन होता है। ठीक, यदि आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले ले। अब आपको क्षार बताया जाएगा। आपका क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार में क्या लिखिएगा? क्षार किसे कहते हैं इसका गुणधर्म लिखे। तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाता है। जैसे सर्फ का पानी, ये क्या होता है? कड़वा होता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका गुणधर्म निम्नलिखित है। तो इसका गुणधर्म क्या है? यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह वियोजित होकर हाइड्रोक्सी गैस प्रदान करता है, यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, और इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और यह ऋणायन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। तो क्षार किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाता है। इसके बाद है आपका, जैसे कि सर्फ का पानी, अर्थात सभी कड़वे पदार्थ क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो जितना भी कड़वा पदार्थ होगा तो क्या होगा? क्षार होगा।
इसका गुणधर्म निम्न है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह वियोजित होकर हाइड्रोक्सी गैस प्रदान करता है, यह धातु से विक्रिया नहीं करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, यह ऋण आयन होता है। आशा करते हैं कि आपको छाल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले लें। क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति में क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। यदि हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अम्ल नहीं होगा, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो आंसर लिखिएगा आप लोग, जल की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। इस कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में क्या होता है कि अपघटित होकर कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन नहीं प्रदान करता है, इस कारण क्या होता है, जल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका निम्न यौगिक के रासायनिक नाम एवं सूत्र बताएं। यौगिक, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या है, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट है आपका जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 ½ H2O। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा। तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब क्या बताया जाएगा आपको, विरंजक चूर्ण क्या है वो बताया जाएगा, बेकिंग सोडा क्या है ये बताया जाएगा, इसके बाद जिप्सम किसे कहते हैं ये बताया जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं ये बताया जाएगा, और धावन सोडा किसे कहते हैं ये बताया जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, या कॉपी में उतारना चाहते हैं उतार लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यही, जो है कि आपका मैट्रिक में अक्सर इसी से घुमा फिरा के आपको पूछते हैं। तो ये वाला 5 का 5 बताया जाएगा। उसके बाद और भी है जो बताया जाएगा आपको आगे। ये 5 का 5 डिटेल दिया जाएगा कि विरंजक पहले लिखवाया जाएगा, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसकी विरंजक चूर्ण का निर्माण क्या है, ये सब बताया जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका निर्माण व उपयोग बताएं। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम का एक यौगिक है जिसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब विरंजक चूर्ण का निर्माण, अब निर्माण कैसे होता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसके बारे में बताते हैं हम लोग कि विरंजक चूर्ण जब चूने के पानी में, चूने का पानी क्या है, CaOH का होल्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका चूना का पानी है, इसमें क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यही आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है। जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। समीकरण आपको दर्शा दिए हैं।
यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब इसका क्या बताया जाएगा, उपयोग। तो उपयोग आपका क्या है, इसका उपयोग निम्न है। इसका उपयोग क्या है, निम्न है। नेक्स्ट है आपका जल को शुद्ध करने के लिए। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक चूर्ण के लिए। और इसके बाद तीसरा क्या है, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, जल को शुद्ध करने में करते हैं, वस्त्र एवं कागज उद्योग में करते हैं, रासायनिक उद्योग में करते हैं। तो ये सभी क्या है, विरंजक चूर्ण का आपका उपयोग है। पहले हम लोग क्या करते थे, तो जल को शुद्ध करने के लिए करते थे। अभी तो फिल्ट्रेशन हो गया, उसमें भी क्या किया जाता है, क्लोरीन डाला जाता है। जिससे हम लोग पानी वगैरह पीते हैं तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण से उसे शुद्ध किया जाता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद आपको बेकिंग सोडा बताया जाएगा। बहुत ही आसान है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम का एक यौगिक है, सिर्फ एक बार लिख लेना है, उसके बाद कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं आपको विरंजक चूर्ण समझ में आया होगा। आपको बेकिंग सोडा बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, इसका निर्माण में उपयोग बताएं। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा सोडियम का एक यौगिक है जिसमें जल का अणु पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका इसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaCO3। अब इसका निर्माण, अब बेकिंग सोडा का निर्माण में क्या क्या लगता है, बेकिंग सोडा का निर्माण में नमक, अमोनिया, जल तथा CO2 की आवश्यकता होती है। इन सभी के अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा के निर्माण में क्या क्या लगता है, नमक लगता है, अमोनिया लगता है, जल लगता है तथा CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इन सभी के अभिक्रिया के दौरान यह फलस्वरूप बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे NaCl आपका क्या है, NaCl आपका नमक है, क्या है, नमक है। नेक्स्ट है NH3 अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है। H2O क्या है आपका, जल है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका। इसके बाद क्या है आपका, ये सभी के दौरान क्या बनता है, NH4Cl प्लस NaCO3। तो NaCO3 आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। तो बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम का एक यौगिक है। आम सा है, लिख देना है। बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम का एक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3। इसके बाद इसका निर्माण, तो बेकिंग सोडा का निर्माण में क्या लिखना है, इसके निर्माण के लिए नमक, अमोनिया, जल तथा CO2 की आवश्यकता होती है। इन सभी क्या अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं हम, NaCl, NH3, H2O, CO2, NH4Cl प्लस NaHCO3। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, यदि उतारना चाहते हैं तो उतार लें। अब आपको बेकिंग सोडा का उपयोग बताया जाएगा। फ्रेंड इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है कि पूड़ी कचौड़ी को स्वादिष्ट करने, अर्थात क्या भोजन को स्वादिष्ट बनाने में क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाचन के लिए, भोजन नहीं पचता है तो फिर भी क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अग्निशमक के रूप में। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आगे बताया जाएगा आपको जिप्सम किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जिप्सम किसे कहते हैं। तो जिप्सम किसे कहते हैं, तो आपका है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया किया जाता है, किससे, जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो एक ठोस पदार्थ क्या बनता है, जिप्सम प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी बताएं आपको, CaSO4 × 12H2O। इसमें जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बन जाता है, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र आपको बताएं CaSO4 × 2H2O। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। अब इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आपको अगले चैप्टर में बता दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वीडियो को देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस चैप्टर को देख लेंगे, जहाँ तक रहा नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो चीज़, उसके बाद उसका जो है कि आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। तो यदि आप यहाँ जिप्सम के बारे में जानते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाला है, इसमें जल से विक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, जिप्सम प्राप्त होता है। तो इसको बैलेंस कीजिए, तो यहाँ देखिए हाफ हाइड्रोजन सॉरी हाफ जल है, यहाँ 1 जल है, तो क्या हो गया, और यहाँ पे 2H2 है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ दे दीजिए 1/1/2, क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। यहाँ 1.5 है, यहाँ हाफ, तो 2 हो गया, 2 यहाँ 2 जल पुर गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है। जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्त जिप्सम को सीमेंट में इसलिए मिलाया जाता है कि सीमेंट का कामकाज में सुविधा हो, सीमेंट देर से जमे। तो आंसर में लिखिए सीमेंट के कामकाज में सुविधा हो तथा सीमेंट देर से जमे, इस कारण जिप्सम को सीमेंट में मिलाया जाता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि जिप्सम किसे कहते हैं और जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, आपको क्लियर का क्लियर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फिर नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका निर्माण और उपयोग बताएं। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जिप्सम का सूत्र आपका ये है, 373 केल्विन ताप पर गर्म किया गया है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ है। उसके बाद जल प्राप्त हुआ है तो 1/2। उसके बाद हो गया इसका उपयोग। उपयोग में क्या होता है कि टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दीवार में नक्काशी के लिए, आइदर टाइलिंग लगाने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मूर्ति बनाने में भी प्रयोग किया जाता है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप समझ गए कि क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या क्या है, मूर्ति बनाने में, दीवार में। अभी तो बहुत तरह का काम होने लगा, जैसे कि रोड वगैरह में जो है कि आप देख रहे हैं वाइट वाला कलर जो बीच में रहता है, साइड में रहता है, वो भी क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा उपयोग है। ऐसा करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोर क्षार किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा स्पष्ट करें। जब नमक के जलीय विलयन में जब नमक के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्लोर क्षार कहलाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्षार एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, और यह क्या कहलाता है, क्लोर क्षार कहलाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है, क्षार एवं क्लोरीन प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे NaCl आपका नमक है, H2O जल है, H2O क्या है, जल है। ये दोनों से अभिक्रिया कराया किसके समक्ष, विद्युत धारा के जब प्रवाहित करता है तो क्या बनता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसको बैलेंस कीजिए, आप यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। ऐसा करते हैं कि क्लोर क्षार आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको pH स्केल बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है pH स्केल क्या है। तो pH स्केल क्या है, कोई विलयन अम्ल है या क्षार इसे दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है। इसका पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन
आइदर पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन, सॉरी हाइड्रोजन आयन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। इसका क्या है कि नोट क्या है, इसका गुण क्या है, यदि विलयन का मान 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, विलयन का मान 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, और यदि पूरी विलयन का मान 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। साथ ही साथ इसका इसी यंत्र का खोज किसने किया था, सोरेंस ने किया था। तो आपका पीएच स्केल का जो है कि 0 से 14 तक क्या होता है, लिमिट रहता है। लिमिट कितना रहता है, 0 से 14 तक रहता है, जिसमें 7 से कम अगर होगा इधर वाला तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल होगा, इधर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, और पूरी 7 अगर होगा तो उदासीन होगा। आशा करते हैं कि आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका कुछ समान पदार्थ एवं इसके पीएच मान दिए गए हैं। आपको पीएच स्केल पढ़ा है, इसके बाद इसका मान बता रहे हैं। कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसका अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.4, रक्त का कितना होता है 7.4, लार का कितना होता है 6.5, दूध का कितना होता है 6.4, इसके बाद यूरिन का कितना होता है, यूरिन का 6 होता है, शराब का कितना होता है 2.8, सिरका का कितना होता है 2.2, और नींबू का कितना होता है, सॉरी 2.4 इसका होगा। शराब का कितना होता है 2.4, नींबू का कितना होता है 2.2। तो ये क्या है आपका 5 पीएच स्केल का जो है कि आपका थी है। तो पीएच मान है, आप इसे याद रखेंगे, इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव में आपका जो है कि पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि पीएच मान, ये सभी पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से आता है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, अब आपको आगे बताया जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्या है, इसका निर्माण एवं गुणधर्म लिखें। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्रकृति का हल्की गैस है जिसे आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है, तथा इसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। हाइड्रोजन का निर्माण जब दानेदार जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया किया जाता है, जब दानेदार जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, यही क्या आपका प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन। इसका इसका गुणधर्म, इसमें क्या होता है, यह रंगहीन एवं गंधहीन होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है, रंगहीन एवं गंधहीन होता है। नेक्स्ट है, यह हवा से हल्की होती है, यह हवा से क्या होती है, हल्की होती है। इसके बाद थर्ड गुण है आपका, यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। आशा करते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, इसका निर्माण, उपयोग, गुणधर्म क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आपको पता है कि पीतल एवं तांबा का बर्तन क्या होता है, धातु होता है, और धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। दही एवं खट्टा पदार्थ क्या होता है, अम्ल होता है। ये दोनों अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करके धातु से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस कारण क्या करना चाहिए, दही एवं खट्टा पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। पीतल एवं तांबे क्या होता है, धातु होती है, और दही एवं खट्टा पदार्थ क्या होता है, अम्ल होता है, जो धातु से विक्रिया करती है। इस कारण पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। तो आश्रित जल अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है, जबकि वर्षा जल अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इस कारण क्या है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, यही कारण है कि वो अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ देना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है, जबकि वर्षा जल अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इस कारण आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो आर्द्ररोधी बर्तन मतलब सूखा बर्तन में क्यों रखता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह जल से अभिक्रिया करके ठोस पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। यही कारण क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, इसका मतलब खराब हो जाता है। तो खराब हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको सूखे बर्तन में रखना चाहिए ताकि उसमें नमी नहीं आए। नमी आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाता है। तो इसका आंसर लिखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया कर एक ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, एक ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। इसमें क्या हो गया, नमी आ गया, नमी आ जाएगा। नमी का मतलब क्या, जल आ गया, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 × 2H2O। इसको बैलेंस कर दीजिए आप। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे कि नमी पकड़ लेता है ना, तो कोई भी बर्तन में नमी अगर पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाता है। इस कारण क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी मतलब सूखा बर्तन में रखते हैं। आशा करते हैं कि आपका आम्ल क्षार एवं लवण का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे जिससे कि आपको अधिकतर समझ में आएगा। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी होगा उसको लिख के आएंगे। तो सबसे पहले यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं, वो आपका 1 घंटा 2 या 3 मिनट का होगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। यदि नहीं समझे उसको कमेंट में लिख देंगे, उसके बारे में फिर से आपको क्या करेंगे, वीडियो बना के दे दिया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर बनता है। और तब तक के लिए बाय बाय।